नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा तारा। ऐसी क्या बंदिशें आखिर तुम पर जो तुम मुझसे मिल तक नहीं सकती? आखिर कौन है ये मौसी और किस कैद में हो तुम? तुम मुझे तो बता ही सकती हो तारा, मैं तुम्हें निकालूंगा इस दलदल से बाहर। तारा कुछ बोल पड़ती कि तभी हर्ष बोलता है, तुम्हारे लिए तो मैं बदनाम गली के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया था। मेरे बाबा ने मुझे पकड़ भी लिया था, मगर मैं सबसे लड़ने को तैयार हूँ। मेरे साथ तो चलो तारा। अगर हर्ष को पता चला कि मैं एक तवायफ हूँ जिसके शरीर को एक नहीं सैकड़ों मर्दों ने छलनी किया है, तो मुझसे प्यार नहीं घृणा करेगा। नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। तुम्हारा हाथ थामने को मैं तैयार हूँ तारा। तुम पर बंधी हर जंजीर में तोड़ डालूंगा और फिर तुम और मैं अलग दुनिया बनाएंगे। तारा दरवाजा खोल, वरना तू मेरा गुस्सा जानती ही है। खोल तारा, दरवाजा खोल। ना मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगी, ना मैं सच छिपा पाऊंगी। मेरी जिंदगी नहीं सजा है हर्ष, और उस सजा का हिस्सा मैं तुम्हें कभी नहीं बनाना चाहूंगी। मैं मेरी कैद में ही खुश हूं। ठीक है तारा, तुम्हें जाना हो तो चली जाओ, मगर मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम तक एक रोज जरूर आऊंगा। देखना, मैं मिलूंगा तुम्हें उसी पहाड़ी पर, उसी आसमान को निहारते हुए, और वो जो चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है ना, उसे वहां से छीनकर खुद के पास रख लूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। सुना ना तुमने? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे आने का। तुमसे दूर कैसे चला जाऊं तारा? ये दिल तुम्हें दे बैठा हूं। तुम्हारे हिस्से की सजा और तुम्हारा प्यार मैं सबका हक चाहता हूं मेरी तारा। बस मेरे आने तक तुम मेरी होने के लिए रुके रहना तारा। पर तारा बिना कुछ बोले ही रोती हुई वहां से चली जाती है। हर्ष भी रोता हुआ तारा को जाता देख रहा था। माला तारा का हाथ खींचकर उसे भरी महफिल से ले जाती है और फिर कोठे के उसी कमरे में ले जाकर फेंक देती है। कजरी तारा को संभालती है। ये क्या कर रही थी तू तारा? मेरी ही नाक के नीचे इश्क चला रही थी, दिल लगी करने जा रही थी। सुनो सुनो सारी तवाइफो, जरा देखो तो, हम सबकी तारा अमीर घर के लड़के से आशिकी कर रही थी। नहीं ताई नहीं, वो लड़का मुझे सच में प्यार करता है ताई, और मैं भी। बस तारा, और नहीं, वो तुझसे प्यार करता है या इस तवायफ तारा से? तूने उसे सच तो नहीं बताया होगा। क्या वो सच जानने के बाद भी प्यार करेगा? नहीं ना? जानती हूं। बहुत भोली है तू तारा, बहुत भोली। ताई, पर मैं जानती हूं हर्ष उन सब मर्दों से अलग है। वो मुझसे ज्यादा मेरे दिल को प्यार करता है। मैं उसके साथ जीना चाहती हूं ताई। मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है मैं तेरा बुरा सोचूंगी? नहीं बेटा नहीं, हर लड़की की तरह तेरे भी सपने हैं, मैं सब जानती हूं। मगर अपनी असली पहचान के काले साए से उस लड़की की जिंदगी को क्यों ढकना चाह रही है तू तारा? उस बेचारे का क्या दोष है जो तू उसे धोखे में रख रही है? वो वही लड़का है ना जो इस हवेली में आया था और तुझे छुए बिना ही भाग गया था। तू ऐसे लड़के को धोखा क्यों दे रही है? और तभी माला तारा के सीने से दुपट्टा हटाती है जहां बहुत सारी खरोंची लगी हुई थी। देख तारा देख, ये है तेरा सच। क्या इसे छिपा सकेगी तू हर्ष से? ये तेरे बदन की हर खरोच उस काली रात की निशानी है जब तेरे साथ हर्ष नहीं था। ये शहर के गैर मर्द थे, उन सब ने तेरे शरीर को जिस तरह गंदा किया है, क्या तू हर्ष को इस पहचान के साथ खुश रख सकेगी? तारा ये सुनकर खूब रोती है। तारा, जो सपने हम तवाइफे देखती हैं वो सिर्फ टूटते हैं, टूटते। अपने दिल को कहीं ताला लगाकर रख दे और फिर से लग जा काम पर। बहुत हो गया ये तमाशा। सब वहां से चले जाते हैं। हर्ष और तारा दोनों अपने कमरे में बैठकर आसमान निहार रहे थे। मैं आऊंगा तुम्हें लेने तारा, बस तुम इंतजार करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी हर्ष, जानती हूं तुम जरूर आओगे। तब तक ये तारा सिर्फ तुम्हारी रहेगी। और सुबह उस पहाड़ी पे कोई आता है। उसके कदम उस पत्थर की ओर बढ़ रहे थे जिसके नीचे तारा ने अपना खत रखा था। वह खत उठाता है और खूब हंसता है। तारा और हर्ष की जिंदगी में कौन सा बड़ा तूफान इंतजार कर रहा था, इस बात से दोनों ही बेखबर थे। तारा खुद को मर्दों से बचाने लगी, कभी पेट का बहाना करके तो कभी बुखार का बहाना करके। तारा, तू कर क्या रही है? मैं सब समझ रही हूँ, मगर ऐसे कब तक तू बचेगी तारा? अपनी असलियत तो अपना ले तारा, उसे आना होगा तो जरूर आएगा। और तारा बचती बचाती भी फिर से कूद जाती है उसी दलदल में और फिर से कर लेती है अपने इश्क को कलंकित।
तारा की वापसी पर फिर से कोठे पर मर्दों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, जिसे देख माला बड़ी ही खुश होती है। वेलकम बैक मेरी तारा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे तारा की उम्मीद भी टूटने लगी। तारा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसके कानों में बर्तन गिरने की आवाज आती है और वह ख्यालों से बाहर आती है। तारा पलट कर देखती है तो उसके पीछे गोविंद खड़ा था, जिसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया था। आप यहाँ? तभी गोविंद तारा के करीब जाता है और उसके सिर पर अपना हाथ रखता है। मैं जानता हूँ तुम इन सब से डर गई हो, मगर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि हर्ष तुम्हारा बेटा है? तुम कुछ नहीं जानते हो सेठ, कुछ भी नहीं। सब खत्म हो गया है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तारा को रोता देख गोविंद की आंखें नम हो जाती हैं और वह कमरे से बाहर चला जाता है। उधर हर्ष भी तारा के बारे में सोच रहा था। अब मैं सब समझ रहा हूँ। वो तारा माला की हवेली के पास नहीं, हवेली में ही रहती थी, इसलिए वो हवेली वाली माला खुद को उसकी मौसी बता रही थी। वाह तारा, क्या खूब लुका छिपी खेली है तुमने। जिसको ढूंढता रहा गली गली, वो तो मेरे ही घर में आकर खड़ी हो गई। तभी हर्ष को दरवाजे की आवाज आती है। वह देखता है गोविंद उदास होकर नंगे पांव ही घर से बाहर जा रहा है। गोविंद को ऐसे जाता देख हर्ष को बहुत अजीब लगता है। बाबा ऐसे क्यों जा रहे हैं, वो भी नंगे पांव? आखिर कुछ तो चल रहा है। मैं आपको बचपन से भक्त बना देख रहा हूँ। तवायफ खाने से आपका वास्ता मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता। आप अपने अंदर बाबा कुछ तो छिपा रहे हैं, मुझे पता लगाना ही होगा। गोविंद नंगे पांव चलते हुए एक खाली पुराने मकान के सामने जाकर रुकता है। हर्ष भी उसका पीछा कर रहा था। गोविंद घर के अंदर जाता है और हर्ष भी छिपकर देख रहा होता है। अंदर भगवान की मूर्ति के सामने गोविंद हाथ जोड़कर खूब रोता है और अपने हाथों को घूरकर पत्थर पर पटकने लगता है। माफ कर दो ईश्वर, मुझे माफ कर दो। मैं पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी। और गोविंद खुद की कमीज उतार कर वहीं बैठ जाता है। फिर मूर्ति के पीछे से एक मजबूत कौड़ा निकालता है। आखिर बाबा कर क्या रहे हैं? हर्ष कुछ सोच समझ पाता कि तभी गोविंद अपनी नंगी पीठ पर खूब कोड़े मारता है। खूब। वह फूट फूट कर रो रहा था। हर्ष कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे माफ कर देना तारा। हाँ, मैंने पाप किए हैं, मुझे सजा दे दो भगवान। मैं मेरे परिवार को बिखरने से नहीं बचा पा रहा हूँ। बाबा आखिर कर क्या रहे हैं आप? मुझे सच पता लगाना ही होगा। तो दोस्तों, क्या लगा था आपको कि गोविंद कहानी का विलन है? रक्षक नहीं भक्षक है। मगर पिक्चर तो बस शुरू हुई है दोस्तों। देखिए आखिर क्या है गोविंद की कहानी। गोविंद भगवान के सामने खुद को सजा दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे तवायफ की बस्ती से खरीदने निकले थे हीरा, और यहाँ तो शायद गोविंद बाबू खुद ही नीलाम हो गए थे। वह सामने रखे दिए पर अपना हाथ रखकर उन्हें जलाने लगता ही है कि तभी पीछे से हर्ष चिल्लाता है। बाबा नहीं, ये आप यहाँ क्या कर रहे हो? खड़े होइए यहाँ से। हर्ष को देख गोविंद सक पका जाता है। हर्ष, तू यहाँ कैसे पहुँचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस मैं भगवान से माफी मांग रहा हूँ। जाने अनजाने में जो पाप मैं कर बैठा हूँ, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। हर्ष गोविंद को लेकर घर पहुँचता है, मगर दोनों ही इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहते। बाबा आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, और इन सब में तारा भी कैसे शामिल हुई, ये मैं जान कर रहूंगा। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और आवाज सुन तारा भी बाहर आती है, और सब मुड़कर देखते हैं तो एक सुंदर लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आहना, तुम? इडियट, गधे, डम्बो, तुम लौट आए और मुझे बताया तक नहीं। वे आहना थी, हर्ष की सबसे खास दोस्त, जो दौड़कर हर्ष से गले लग जाती है। आहना को देख रेखा गोविंद बड़ा खुश होते हैं। आ गई बदमाश, तेरी ही कमी महसूस हो रही थी। तू आ गई है तो अब थोड़ी ताजगी महसूस हो रही है, वरना तो कुछ लोगों की वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई थी। रेखा तारा पर ताना कसती है। तभी आहना की नजर तारा पर पड़ती है। अरे वाह, घर में नया मेहमान आया है। कौन है तुम? आज ही कितनी सुंदर है यार। बोलो ना, कौन हो तुम? एक तवायफ है, और क्या ही होगी। हाँ। तवायफ का नाम सुनते ही आहना तारा के कांधे से हाथ हटा लेती है और थोड़ा दूर हट जाती है। तवायफ, और वो भी इस घर में? हर्ष, क्या इसे तू यहाँ लाया है? नहीं,
रियल आए हैं। तभी गोविंद रंजीत की ओर देख आंख निकालकर उसे चुप कराता है। तो तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है? तवायफ होना कौन सी गलत बात है? ये कोई छुआछूत थोड़ी ही है। जैसे तू वकील है, मैं इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ और माँ होम मेकर है, वैसे ही तवायफों का भी ये प्रोफेशन होता है। अच्छा, और वो करती क्या है? जैसे आहना अदालत में दलीलें देती है, तू इंजीनियर बनकर बड़ी मशीनें बनाएगा, वैसे ये तवायफें क्या करती हैं? अरे बदन बेचती है ये, बदन चंद पैसों के लिए। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। अच्छे घर की लड़कियां ऐसा कभी नहीं करती हैं। बस माँ जी बस। नहीं, हम तवायफे सिर्फ अपना बदन नहीं बेचते हैं, बदन के साथ साथ हम तवायफे बेच देती हैं अपनी आंखों में सजाए हुए सपने, उन सपनों के लगने वाले पंख, और इस दलदल से निकलने की हर उम्मीद को हम बदन के साथ बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए नहीं, खुद का पेट पालने के लिए हम तवायफे ऐसा करती हैं। क्योंकि अगर हम इस दलदल से निकलना भी चाहे ना, तो भी ये समाज हमें यहाँ से निकलने नहीं देगा, और पल पल हमें एहसास दिलाएगा कि देखो वो जा रही जिस्म फरोश तवायफ, ना चौखट के बाहर सिर उठाकर निकल सकते हैं, ना चौखट के अंदर रात को चैन से सो सकते हैं। तो माँ जी, हम सिर्फ बदन ही नहीं बेचते हैं, हम अपनी आजादी भी। और जानते हो किन्हें? इन्हीं सोने के महल के अंदर रहने वाले सेठ साहूकारों को। क्यों रंजीत बाबू, माला की हवेली में कजरी सबसे ज्यादा पसंद थी ना तुमको? मैं वो चुप करो तुम। तवायफ बदन बेचती नजर आती है, मगर उन्हें खरीदने वाला किसी को कभी नजर क्यों नहीं आता रे? क्यों नहीं आता? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मन में शैतान और मुंह पर राम। राम का नाम तुम जैसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता। ए जी, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तारा तभी रेखा के सामने ही रसोई घर में कदम रखती है। तभी रेखा तारा के बाल पकड़कर खींचकर उसे पीछे धकेल देती है और वो हर्ष की बाहों में गिरती है। तारा हर्ष की आंखों में देखती है और दोनों आंखों आंखों में सब कहने लगते हैं, देखा हर्ष, ये है मेरी जिंदगी, एक तवायफ की जिंदगी, कैसे इसे तुम पर थोप देती मैं। इस जहर को मुझे हर रोज पीना पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हें दूर कर दिया था। ये सब क्या कर दिया तुमने तारा? मेरा घर स्वर्ग था, चाहे जो भी मजबूरी थी, मगर तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। रेखा तारा को खींचकर हर्ष से दूर करती है। देखा माँ जी, यही है हमारी इज्जत। हमें रसोई घर में ही जगह नहीं मिलती, मैं समाज में तो क्या खाक मिलेगी। जब घर में ही तवायफों के पांव को अशुभ माना जाता है, तो ये समाज हमें खाक स्वीकारेगा। अरे जिस आंगन की माटी सबसे शुभ होती है, जिस इमारत की आबो हवा सबसे शुद्ध होती है, तो वो तवायफ खाना अशुभ कैसा? उसमें रहने वाली औरतें अशुभ कैसे? क्या उनके शरीर की रचना अन्य औरतों से अलग है? क्या बाकी औरतों की तरह ईश्वर ने हमें कोख नहीं दी? क्या तवायफ एक औरत नहीं है? उसके धंधे को कलंक की तरह देखा जाता है। आखिर हमारा भी दिल है माँ जी जो दुखता है, हमारा भी बदन है जो दुखता है, बहुत दुखता है। अच्छा, जब इतनी ही तकलीफ है तो क्यों बनती हो तुम तवायफें? क्यों रिझाती हो मर्दों को? अपनी हद में क्यों नहीं रहती? हाँ, बड़ी आई लेक्चर देने वाली। माँ जी, तवायफें अपनी मर्जी से नहीं बनती हैं। ये हाथ है ना, इसमें जो लकीरें हैं, कमबख्त ये लकीरें ही सारा खेल रचती हैं। किसी का पति छोड़कर चला जाता है तो औरत को भूखे मरते तवायफ बनना पड़ता है, तो कोई अपनी माशूका की कोख भरकर कायर की तरह भाग जाता है। उसे बेसहारा कर उसकी तो हालत हो गई धोबी के कुत्ते की तरह, न घर की न समाज की। ऐसे में कलंकित समाज की कलंकित औरतों का ठिकाना बनता है तवायफ खाना, जहां सब औरत एक समान है। कलंक को काजल बनाकर आंखों को सजा लेती हैं और अपना पेट पालने लग जाती हैं। माला की हवेली में हर तवायफ का एक इतिहास है। किसी का प्रेमी चांद तारे देने का वादा कर उसे कोठे पर बेच गया, तो किसी को 12 साल की लड़की को उसका बाप बेच गया और फिर वो तारा बन गई। हाँ, आसमान वाला ही तारा जो कभी कभी नहीं हर रात टूटती थी, मगर खुद को जिंदा रखने के लिए। मगर उसे उम्मीद थी कि एक दिन आसमान से कोई आएगा इस तारा को टूटने से बचाने के लिए। तारा आंसू भरी निगाहों से हर्ष की ओर देखती है। मैं तो आ गया था तारा, तुम ही अपना मैला आसमान छोड़कर मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। वो गाइस,
I guess now it's getting heavier. Well, I need to make you all calm down. So let me tell you a bashing news. आहाना तुरंत माहौल को थोड़ा लाइट करती है। मैंने एक बड़ा केस जीत लिया है और उसके लिए कल शाम को मेरे यहाँ एक हाउस पार्टी है। So it's time to celebrate. Yippee! सब खुश होते हैं। हर्ष आहाना को गले लगाकर बधाई देता है, मगर तारा को थोड़ी जलन महसूस होती है। ए जी, लगता है हमारे परिवार पर किसी प्रेत वगैरह का साया पड़ गया है और ऐसे में घर में कोई शुभ चीज का होना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम उस बात को आगे बढ़ाएं जो मैंने आपसे की थी, हर्ष और आहाना के बारे में। मुझे तो ये बच्ची बहुत ही पसंद है। तारा दोनों की बात सुनकर कमरे में जाने लगती है। तारा रुको, वैसे मेरा कुछ वास्ता तो नहीं है तुमसे, मगर तुम भी पार्टी में आओगी तो तुम्हें ही अच्छा फील होगा। तारा बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है और खूब रोती है। क्यों भगवान, क्यों? मेरे हिस्से में सिर्फ आधा प्यार ही क्यों दिया? क्यों? मैं तो पूरा ही हर्ष का होना चाहती थी, पर ना मैं उसकी हो सकी और ना वो मेरा। बस बहुत हुआ हर्ष, उस तारा ने जो किया सो किया, पर तू क्या कर रहा है? तूने कभी ना कभी उससे प्यार किया था, तुझे उसे इस दलदल से बाहर निकालना ही होगा, निकालना ही होगा। शायद तारा की जिंदगी में खिड़की से हर्ष के रूप में एक हल्की सी किरण अब प्रवेश करने वाली थी। रात का समय हो गया था। तारा बिस्तर पर रोती रोती सो गई थी। घर में घोर सन्नाटा छा गया था। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है और तारा के कमरे की ओर कोई बढ़ने लगता है, जो आहिस्ता से तारा के कमरे का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर वह बिस्तर पर पड़ी तारा के सिरहाने बैठकर उसे पुकारता है, तारा उठ जाओ। तारा आवाज सुनकर सक पका जाती है और देखती है कि उसके बगल में गोविंद बैठा हुआ था। उसे देख तारा फूट फूट कर रोने लगती है। गोविंद बाबा, ये सब क्या हो रहा है? मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। गोविंद तारा की बात सुन रोने लग जाता है। तारा बिटिया, मैं भी ये पाप और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं सब ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और जैसे ही सब ठीक होगा मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा। और हर्ष, उसका क्या? आपने मुझसे क्यों छिपाया था कि आपका बेटा हर्ष है? खुद को उसकी नजरों में गिरता देख मैं रोज मर रही हूँ बाबा, मैं रोज मर रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं उस माला की हवेली में इन शहरी चील कौवों से ही अपना बदन नुचवा लेती, मगर हर्ष की नजरों में खुद को जलील औरत बनता देख मैं मर रही हूँ। गोविंद तारा का सिर सहलाकर रोता हुआ उसे शांत करने लगता है और तारा गोविंद के सीने से लगकर रोने लग जाती है। गोविंद उसे चुप कराने में लगा था कि तभी दरवाजे पर खड़ा हर्ष ये सब देख लेता है। बाबा, आप तारा के कमरे में? हर्ष नहीं, ये बस मेरी तबीयत पूछने आए थे। मेरे बच्चे, तू सच नहीं जानता है। आप माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं बाबा। नहीं नहीं, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हर्ष ने तारा को तवायफ और गोविंद को उसके खरीदार की नजर से ही देखा था। वह नहीं देख सका कि गोविंद वहां तारा को एक बाप की तरह संभाल रहा था। वह नहीं देख सका कि गोविंद जैसा नेक आदमी आखिर किस मजबूरी के चलते ये सब खेल कर रहा था। और आंखों देखा हाल हमेशा सच लगे, ऐसा होता ही कहाँ है। जैसे कहानी में दिखाई देने वाला गोविंद शुरू में भक्त मानव लगा और फिर शैतान दानव लगा, मगर कहीं ना कहीं वो खुद भी एक ऐसी ना दिखने वाली जंग लड़ रहा था जिसके चलते उसे ये सब करना पड़ा। मगर आखिर वह जंग क्या है और क्या हर्ष के मन में उठते सवाल वक्त रहते शांत हो पाएंगे? क्या तारा की व्यथा सब कोई समझ पाएंगे? गोविंद हर्ष के पीछे उसके कमरे तक जाता है। बाबा, आज आपको बताना ही होगा कि आखिर क्या कर दिया है आपने ये सब। मुझे मेरी माँ की और इस परिवार की फिक्र हो रही है और साथ ही आपकी भी। आखिर क्या रिश्ता है तारा से आपका? तभी पीछे से तारा आती है और जोर से चिल्लाती है, रक्षक का रिश्ता है। सुना तुमने हर्ष, एक रक्षक का रिश्ता है तुम्हारे बाबा का मुझसे। और तारा और गोविंद हर्ष को बीते दिनों की घटना के बारे में बताने लगते हैं। हर्ष, मेरा जीवन तो तुम्हारे आने से पहले आम तवाइफ की तरह ही था। हर रात कोई ना कोई अमीर सेठ मेरा सौदा करता और हर रात मैं बिक जाती थी। लेकिन जब से तुम आए थे, माला की हवेली में आने वाले लोग तारा को हासिल नहीं कर पा रहे थे। सब में तारा को छूने की तरफ बढ़ती जा रही थी, पर मैं किसी न किसी बहाने से खुद को तुम्हारे लिए बचा रही थी हर्ष। और फिर एक दिन जब मैं कमरे में थी, तब मुझे किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो माला ताई से बार बार मेरे बारे में ही पूछ रहा था। देख माला, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं जो मुझे तारा के पास जाने से रोक सको। कजरी, इस सेठ को अभी बाहर धक्के मार। जो आदमी मेरी ही दहलीज पर खड़ा होकर मेरी तवाइफों की इज्जत ना कर सके, उसे तारा तो क्या, तारा की परछाई भी नसीब नहीं होगी। निकल जा यहाँ से सेठ।
तारा ये सब सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। मैं जानती हूँ माला ताई मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी। तभी तारा के कानों में ऐसी बात पड़ी कि वह कांप उठी। माला, बड़ा घमंड है ना तुझे तेरी उस तारा पर मैं भी शहर की कसम खाता हूँ, तेरी उस तारा की चमक को मैंने ना कुचल दिया तो वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। तारा ये सुनकर डर चुकी थी। और फिर क्या हुआ? एक रोज मैंने तेरा पीछा करते हुए देखा था कि आखिर मेरा बेटा इतनी सुबह जाता कहाँ है, और एक सुबह जब तू घर पर नहीं था तो मैं तुझे ढूंढते हुए उसी जगह गया, मगर मैंने देखा कि वहाँ एक आदमी पत्थर के नीचे से एक खत निकालकर पढ़ रहा है और हंस रहा है। जैसे ही गोविंद पलटकर जाने लगता है तभी उस पर हमला होता है और वह जमीन पर गिर जाता है। गोविंद घुटनों के बल था और उसके सिर पर गन तनी हुई थी। गोविंद डरता हुआ उसकी ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। शराब पर आखिर क्यों? चलो, मेरा मोहरा मुझे आज मिल ही गया, अब सारा खेल तेरी ही आड़ में होगा। खेल? कौन सा खेल? आप क्या बोल रहे हैं और मुझे क्यों मारना चाहते हैं? गोविंद, बहुत भोला है रे तू, पर मेरा काम करने के लिए तुझे थोड़ा शैतान बनना होगा। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें शैतान बनाने की ट्रेनिंग मैं दूंगा। आखिर मुझसे करवाना क्या चाहते हैं आप सर? तुम्हें तवायफ खाने जाना होगा, उन तवायफों के साथ रंगरलियां मनाने। ये सुनते ही गोविंद भड़क उठता है। क्या? छी, कभी नहीं, पाप है ये, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। तभी उसे गोविंद पर गुस्सा आ जाता है और वह उसके सिर पर गन से मारता है। गोविंद के खून निकल रहा था, मगर ये खून तवायफ खाने के आगे कुछ भी नहीं था, और वह दुष्ट आदमी अपने पास से कुछ तस्वीरें गोविंद के सामने फेंकता है, जिसमें हर्ष तवायफ खाने में तवायफों के बीच खड़ा था और वो सभी हर्ष को छू रही थी। तभी गोविंद एक फोटो पलटता है जिसमें रंजीत तवायफ के साथ चिपका हुआ था। क्या? रंजीत और मेरा हर्ष भी? ये तुम दोनों ने कैसे पाप किए हैं मेरे बच्चों? गोविंद और उसके परिवार की शराफत के किस्से शरीफों की बस्ती में सबसे मशहूर हैं, पर जब ये तस्वीरें सबके हाथ लग जाएंगी तो फिर क्या होगा गोविंद? तेरा भाई रंजीत शर्म से खुद को रस्सी से टांग लेगा, और हर्ष, वो तो बेचारा कमजोर दिल का बच्चा, शहर छोड़कर ही चला जाएगा। गोविंद उसकी धमकी सुनकर एकदम डर जाता है। नहीं, मैं सब करूंगा, तुम ये तस्वीरें किसी को भी नहीं दिखाओगे। और तब से गोविंद बेचारे अपने भाई और बेटे की इज्जत बचाने के लिए खुद बदनाम होने निकल पड़ा, और वह एक ऐसे जाल में फंसता चला गया जहां से निकलना नामुमकिन है। गोविंद अक्सर माला की हवेली में जाने लगा, मगर वह कमरे के भीतर जाते ही सब तवायफों को हाथ जोड़कर सॉरी जरूर कहता था। मुझे माफ करना बेटी, मैं यहाँ तक आया, पर मैं ये सब नहीं कर सकूंगा, लेकिन तुम दरवाजे के बाहर ऐसा ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारी रात मेरे संग गुजरी है। गोविंद ऐसा मनोरमा, कजरी, रानी, दया सब तवायफों से कहता। सारी तवाइफें गोविंद के आने से खुश हो जाती थी, क्योंकि बिना कुछ किए ही पैसे पूरे मिलते थे। तारा को भी गोविंद का पता चला। कजरी, लगता है वह आदमी जरूर किसी खास वजह से यहाँ आता है, लेकिन अगर वह तवाइफों की इज्जत करता है तो ऐसा आदमी हमारे लिए देवता है, देवता। पर एक दिन गोविंद माला के पास जाकर तवायफ खरीदने की बात कहता है। ये सुनकर सारी तवाइफें हिल गई थी। सखियों, जिसे समझा था मानव वो तो निकला दानव। ये तवायफ के साथ एक रात नहीं बहुत सारी रात चाहता है, इसलिए तवायफ को खरीदकर अपने अमीर महल की दीवारों के बीच कैद करना चाहता है। माला गोविंद की बात सुनकर भड़क उठी, पर गोविंद माला को धीमे से कहता है, तारा को आज मैंने नहीं खरीदा तो शायद उसकी जिंदगी आगे नरक बनती जाएगी। माला ताई, तारा के भले के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा, लेकिन ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इन सब के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। माला ने तारा की सलामती के लिए गोविंद को बेच डाला। तारा माला से बहुत नाराज हुई और गोविंद तारा को ओबरॉय होटल में लेकर चला गया, और गोविंद ने नाटक करते हुए तारा की कमर को पकड़ लिया। नीच आदमी, अब मेरी सारी सखियां तेरे बारे में अच्छा कहती थी, तब मुझे लगा था कि माला की हवेली में शहर की गंदगी नहीं, कुछ कमल के फूल भी आते हैं, लेकिन तुम तो खुद भी कीचड़ ही निकले। थक गई होगी, मैं छोटे वाले कमरे में हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। और गोविंद अंदर वाले कमरे में चला जाता है। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह भी बिस्तर पर लेट गई थी। कुछ देर बाद देर रात के अंधेरे में कमरे का दरवाजा खुलता है और वही आदमी कमरे में घुसता हुआ तारा की ओर बढ़ रहा था। वह बिस्तर पर सो रही तारा के करीब जाकर बैठ जाता है
और उसका चेहरा सहलाता हुआ उसकी कमर जकड़ता है। तारा घबराकर बत्ती जला देती है और जैसी वह उस आदमी का चेहरा देखती है उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। घोष बाबू, तुम यहाँ कैसे आए? गोविंद सेठ, इधर आओ जल्दी, इसे बाहर निकालो यहाँ से। गोविंद तारा की आवाज सुनकर दौड़कर आता है और तारा को घोष की बाहों में देखकर नजर झुका लेता है। घोष ही गोविंद का बॉस था, जिसका माला की हवेली में आना जाना लगा रहता था, मगर तारा की फटकार के बाद से वह उसे हासिल करने की आग में ही जल रहा था। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया सर। गोविंद बाबू, ये क्या? बहुत घमंड था ना तुझे तेरे रूप का, उस माला की हवेली का। तो सुन, गोविंद को मैंने ही भेजा था तुझे खरीदने के लिए। अब तू मेरी है, तुझे मैं नोचूंगा भी, मरोड़ूंगा भी, मारूंगा भी, प्यार भी करूंगा। नीच हो तुम दोनों पापी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो हमेशा से ही नीच था, लेकिन इस बेचारे सीधे भक्त आदमी को ऐसा बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है तारा। अब तुम मुझे भरपूर प्यार दो और मेरी थकान दूर कर दो तारा। जाओ गोविंद, तुम अब जाकर सो जाओ, अब आगे मेरा काम है। तारा को तो अब चांद मैं बनाऊंगा। एक पल में सारा खेल ही बदल गया। जो गोविंद कल तक खुद ये खेल खेल रहा था, वो तो खुद इस खेल का मोहरा निकला और गोविंद अंदर कमरे में जाकर लेट जाता है और रोने लगता है। उधर से तारा की चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे घोष ने तारा को बहुत टॉर्चर किया था। गोविंद कान बंद कर लेट जाता है, मगर अभी भी आवाजें उसके कानों तक जा रही थी। ईश्वर सब देख रहा है घोष बाबू, आज तुम मुझे नोच लो, एक रोज कोई तुम्हारा मांस भी यूं ही नोचेगा। ये कैसा पाप हो गया मेरे हाथों शिव शंभू। बेटी की उम्र की लड़की का कन्यादान कराने की जगह मैंने तो उसको खरीद लिया। अब कुछ दिन ओबरॉय होटल के कमरे में हर रात यही चलता रहा। घोष तारा के कमरे में आता और गोविंद कान बंद कर तारा की सारी चीख खुद से दूर करता। एक दिन रात में घोष के जाने के बाद गोविंद तारा के कमरे में गया, जो कि जमीन के एक कोने में बैठी रो रही थी। बस अब बहुत हुआ बेटी, जानती हो मैंने क्यों किया ये सब। उस राक्षस के पास मेरे बेटे और मेरे भाई की इज्जत की तिजोरी है, वो भी खुली, और उसकी चाबी तुम हो। अगर मैं उसे तुम्हें नहीं देता तो वो तिजोरी कभी बंद नहीं होती। मेरा बेटा और भाई बदनाम होकर रह जाते। तुम सब अमीरों में और बदनाम गली की तवायफ खाने में कोई फर्क नहीं है सेठ। कल से ये सब बंद होगा। तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी। मेरे घर में वो तुम तक कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। और ऐसे तारा को मैं इस घर में सुरक्षित करने के लिए लेकर आया। जिस बाप को तुम भक्षक समझ रहे हो, असल में वही मेरा रक्षक है हर्ष। अगर तुम्हारे बाबा मुझे यहाँ लेकर नहीं आते तो अभी तक वह घोष मुझे नोच रहा होता, बुरी तरह नोच रहा होता। सारी कहानी जानने के बाद हर्ष को अपने बाप पर अधिक प्यार आने लगता है। कैसे कर ले तो ये सब अकेले बाबा आप? आई एम सॉरी, मेरे मन में इतना पाप आया आपके लिए। गोविंद हर्ष को गले लगा लेता है। हर्ष तारा की ओर मुस्कुराकर देखता है। आंखों देखी सारी कहानी एकदम से बदल गई ना। विलेन गोविंद कैसे एक पॉजिटिव भूमिका में नजर आने लगा कि अब तो आंखों देखी पर विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हमारी हर कहानी की परतें खुलने का इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार थोड़ा खट्टा मीठा लगेगा। जैसे हमारी सामाजिक कहानियां कभी खट्टी, कभी मीठी, तो कभी कड़वी बनती हैं।